हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आपको पता है कि ये जो कहा ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का हमारा टॉपिक है। हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा था कि सिलेबस में जैसे कि किडनी के फंक्शंस पढ़ने हैं, लिवर फंक्शंस, एंड ये है हमारा ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हम इसका बेसिकली डेफिनेशंस देखेंगे और जितने भी इसके कंटेंट है सबको कवर करेंगे। एंड ये जो आपका नोट्स है प्रॉपर हिंदी में प्रिपेयर है, एंड जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। और ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। देन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो हार्ट दिया है, ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हार्ट आपको पता है, हार्ट का बहुत मेन रोल होता है ह्यूमन बॉडी में। ओके, हमारा हृदय एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय का वह अंग जो रुधिर द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करती है। मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। हार्ट एक है, क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। यहाँ पे मस्कुलर ऑर्गन इसलिए कहा गया है बिकॉज उसमें एक भी बोन्स नहीं होते हैं, मतलब कि विदाउट ये बोन होते हैं, उसको हम बोलेंगे मस्कुलर ऑर्गन। ओके, और जो इसका शेप होता है वो मुट्ठी के आकार का होता है। ओके, और जितने भी रुधिर द्वारा पदार्थों का जो सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है, पंपिंग के रूप में होता है। ओके, पंपिंग के रूप में कार्य करता है। एंड नीचे आप देखोगे यहाँ पे दिया है, हृदय हमारी वक्ष गुहा में स्थित होता है जिसका निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है, ऊपरी कक्ष अलिंद तथा निचली कक्ष नीले। ये काफ़ी हिंदी में है बट मैं थोड़ा सा इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, मैंने ये ज़्यादातर हिंदी वाले बच्चों के लिए प्रिपेयर किया है। इंग्लिश में उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। उनके लिए काफ़ी अच्छा है वीडियो। ओके, तो वीडियो को आप स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। एंड यहाँ पे बताया गया हृदय को ना, मतलब जो हार्ट है उसको 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया। ओके, 4 चैम्बर्स में बता दूँ, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको इजली समझ में आ गया होगा। ओके, एंड नीचे हम आते हैं, आप देखोगे नीचे दिया है, कक्षों के बीच की विभाजित ऑक्सीजन समृद्ध शुद्ध रुधिर और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध अशुद्ध रुधिर को मिलने से रोकता है। यहाँ पे बेसिकली आपको वो चीज़ बताई गई है। हार्ट को 4 चैम्बर्स में इसलिए डिवाइड किया गया है बिकॉज हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की मतलब मात्रा पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अशुद्ध रक्त होता है, मतलब कि उसको हम बोलेंगे इम्प्योर ब्लड। CO2 उसको बोल सकते हो आप। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है और ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो क्या होते हैं, दोनों आपस में मिलने से रोकते हैं। इस कंडीशंस के लिए हार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया होगा। एंड नीचे आओ आप, अभी आपको इसमें बहुत कुछ पता चलेगा। ओके, अभी हम डायग्राम देखेंगे कि हार्ट की क्या डायग्राम्स है। ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर स्टडी करेंगे। देन हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो आपका दिया है, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस लंग्स से, फुफ्फुस से सीरा द्वारा बाह्य अलिंद में जाता है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, रुधिर का यहाँ पे मतलब है ब्लड। ओके, प्योर ब्लड का मतलब है। तो ऑक्सीजन प्योर ब्लड कहाँ लेके आता है, लंग्स में। फुफ्फुसीय सीरा मतलब कि लंग्स जो वेन होती है ना उसके द्वारा ये कहाँ आता है, बाह्य अलिंद में। मतलब बाह्य अलिंद का मतलब आपको पता है लेफ्ट एट्रियम। ओके, एंड यहाँ पे नीचे आप देखो दिया है, यहाँ से शुद्ध रुधिर बाह्य नील में जाता है। बाह्य नील से संकुचन से शुद्ध रुधिर शरीर की ओर पंपित हो जाता है। संकुचन का मतलब होता है कॉन्स्ट्रिक्शंस, वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, और रुधिर क्या होता है, पंप हो जाता है। जब ब्लड पंप होता है तो वो पूरे बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो महाधमनी के माध्यम से, महाधमनी मतलब कि रोटा आप कह सकते हो इंग्लिश में। ओके,
एंड शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड दाएं अलिंद में आता है। ये अशुद्ध रुधिर को दाएं अलिंद से दाएं नील में जाता है। दाएं नील से अशुद्ध रुधिर फुफ्फुसीय धमनियों की मतलब कि पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसकी मदद से फुफ्फुसीय लंग्स में चला जाता है। सो जो जितने भी इम्प्योर ब्लड होते हैं ना वो प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, उसका प्यूरिफिकेशन आपके लंग्स में ही होएगा। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना देन वहाँ पे क्या होता है, सर्कुलेशन वाला प्रोसेस होता है और इम्प्योर ब्लड होता है वो बाहर निकल जाता है या फिर आप कह सकते हो दोबारा से ऑक्सीजनेटेड होता है। एंड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में क्या होती है, सर्कुलेट हो जाती है। देन हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हार्ट का बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाया गया है। हर बार एग्ज़ाम में डायग्राम पूछा जाता है और हार्ट के फंक्शंस पूछे जाते हैं, शेप पूछे जाते हैं, वेट पूछे जाते हैं। मेन पॉइंट अगर आप लिखते हो तो काफ़ी अच्छे नंबर इसमें मिल जाते हैं। अगर ये चैप्टर लेंथी होगा तो हम 1 से 2 से 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे बट पूरा कंप्लीट करेंगे। एंड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप हार्ट का डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे एक ऊपर की तरफ होती है वो सुपेरियर वेना कावा होती है। ओके, सुपेरियर वेना कावा जो होती है ना ऊपर से ब्लड को लेके आती है। एंड एक आप नीचे देखोगे वहाँ होती है इन्फेरियर वेना कावा। सुपीरियर में मतलब कि ऊपरी शिरा महाशिरा होती है, निचली महाशिरा होती है। ये नीचे से ब्लड को ले आती है। ओके, एंड आप नेक्स्ट देखोगे अरोटा। अरोटा का क्या फंक्शन होता है, अरोटा पूरे बॉडी में क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है। पल्मोनरी आर्टरी देखोगे यहाँ पे। अभी इस सारे के फंक्शंस आप आगे कंटिन्यू करोगे बट आप डायग्राम देखोगे डायग्राम को कैसे ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आप चैम्बर्स को देख सकते हो। पल्मोनरी वेन भी है, चैम्बर्स को देखो। राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। आपको इजीली समझ में आ रहा होगा एंड आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो आपका यहाँ पे एक टॉपिक आया सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं आपको बता दूँ व्हाट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने अभी आपको बताया जस्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम वह सिस्टम होता है जहाँ पे क्या होता है, ब्लड का मतलब प्यूरिफिकेशन आता है, प्यूरिफिकेशन आप कह सकते हो। बट यहाँ पे नीचे कुछ आपको समझाया गया सिस्टम के बारे में। ओके, यहाँ पे देखो सिस्टम में दिया है 2 ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करते हैं। ऑब्वियसली सिस्टम वही होगा ना जो 2 ऑर्गन्स एक साथ मिलके फंक्शंस करेंगे। देन सर्कुलेटरी सिस्टम वही है जहाँ पे क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। तो वहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ही फंक्शन होता है इम्प्योर ब्लड को प्योर करना। ओके, एंड सर्कुलेशंस में हम आते हैं। सर्कुलेशन में आप देख सकते हो फर्स्ट है हमारा प्योर ब्लड। ओके, प्योर ब्लड स्टार्ट करें। प्योर ब्लड हम देखो जो फर्स्ट है प्योर ब्लड हमने पढ़ा था प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। जो इम्प्योर ब्लड है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड प्योर ब्लड है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो सर्कुलेशन में आप देखो प्योर ब्लड जब हम सांस को एक्सेल करते हैं, एक्सेल इट मीन्स क्या होता है आपको पता है, एक्सेल मतलब जब हम सांस को लेते हैं। ओके, तो सांस एयर हमारे लंग्स में जा रहे हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कि नॉस्ट्रिल से जाते हैं सीधे लंग्स में। ओके, एंड एयर में ऑक्सीजन होता है। ऑब्वियसली पता है कि ऑक्सीजन के बिना कोई ज़िंदा नहीं रह सकता है और हवा में ऑक्सीजन पाया जाता है और ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है तो उसे प्योर ब्लड कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली आपको यही पढ़ने को मिलेगा कि जो इम्प्योर कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड होता है जब उसमें ऑक्सीजन का मात्रा पाया जाता है, जब ऑक्सीजन मिलता है तो वो क्या होता है, प्योर हो जाता है। ओके, एंड अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा आता है, यहाँ पे देखो ऊपर मैंने एक टॉपिक ऐड किया है। वो नोट है, आप पेन कॉपी लेके बैठे हो तो ज़रूर इसको नोट करो। जो हार्ट के बीच में चैम्बर्स होते हैं ना उनके बीच में सेप्टम, उसे सेप्टम कहते हैं। जो रिक्त स्पेस होता है जो उन्हें, या फिर आप ये कह सकते हो जिनको 2 भागों में डिवाइड करता है, दिस इज सेप्टम। ओके, एंड सेप्टम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। बेसिकली मैंने आपको सेप्टम के बारे में यहाँ पे बता दिया।
एंड सेकेंड है हमारा इम्प्योर ब्लड। सो इम्प्योर ब्लड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आप यहाँ पे कह सकते हो। तो ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है तो पूरी बॉडी में फैलते ही फूड में बॉर्न मतलब फूड को क्या करेगा, बर्न करेगा, मतलब कि बर्न मतलब जलाएगा। देन CO2 ब्लड में मिल जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो क्या होता है ब्लड में मिल जाता है, उसे हम कहते हैं इम्प्योर ब्लड। सो आपको यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि जो इम्प्योर ब्लड है वो कैसे इम्प्योर होता है। हमने तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया बट ये अंदर जाके डीऑक्सीजनेटेड कैसे हो गया। सो वहाँ पे यही बताया गया कि जब हम कुछ भी फूड खाते हैं जब वो बर्न होता है देन वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाकर हमारे ब्लड में सोल्यूबल हो जाता है। तो दिस इज़ इम्प्योर ब्लड। ओके, अब देखो हमारा यहाँ पे आता है सर्कुलेशंस, कैसे हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमारे बॉडी में गैस का एक्सचेंज होने पर हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो जो होता है ना उसे सर्कुलेशंस कहते हैं। ओके, देखो जब ब्लड एक्सचेंज हुआ ओके और बॉडी में सर्कुलेट हुआ, एक यहाँ पे एक सिस्टम और भी है। जब ब्लड सर्कुलेट होता है देन तभी वहाँ की जहाँ जहाँ ब्लड सर्कुलेट होता है वहाँ की टिश्यू सेल्स जितने भी है वो मतलब एक्टिव रहते हैं। ओके, अपना फंक्शंस करते रहते हैं। अब देखो यहाँ पे आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, 2 ऑर्गन से मिलकर बना होता है। कितने ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा 2 ऑर्गन से मिलकर बना होता है, हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो 1 में ये क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं, एटलीस्ट आप यहाँ पे नोट करोगे। एंड यहाँ पे हमारा जो मेनली आ गया वो आ गया हार्ट का, कुछ चीज़ें आ गई जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। सो हम देखते हैं। आप देखो जो हार्ट का वेट होता है ना वो 300 ग्राम्स होता है। ओके, और अकॉर्डिंग टू मेल एंड फीमेल अलग डिफरेंट होता है। सो मेल में देखो 280 से 340 ग्राम होते हैं, फीमेल में 230 से 280 ग्राम्स होते हैं। ओके, शेप देखो इसका फिस्ट के शेप में होता है, मतलब एक मुट्ठी का शेप होता है हार्ट का। एंड लोकेशन देखो, हार्ट लंग्स के पास होता है, चेस्ट के बीच में एक हड्डी होती है। सो चेस्ट के बीच की हड्डी आपको पता है स्टर्नम होती है। सो स्टर्नम में जो सेकंड और सिक्स्थ रिब्स होती है ना उनके बीच में होता है, और जो हार्ट का ना लेफ़्ट साइड की तरफ झुकाव होता है उनकी तरफ होता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और जो हार्ट का कैरेक्टर्स होता है ना वो मायोगेनिक होता है। ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको एक हार्ट का बेसिकली चैम्बर्स को समझाने के लिए आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाया गया है ताकि आपको ईजिली इसमें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये इनवॉलेंट्री ऑर्गन से ये हमारी इच्छा और नहीं इच्छा पर कार्य नहीं करती हैं। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। सो मैंने पहले ही बताया कि हार्ट के क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। और हार्ट ही इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है जिसकी इच्छा अनिच्छा पे काम नहीं करता है वो, बल्कि कंटिन्यू और रेगुलर काम करता रहता है। ओके, सो राइट एट्रियम देख सकते हो, लेफ्ट एट्रियम देख सकते हो, वेंट्रिकल देख सकते हो, और जो बीच में जो ब्लड आने की जो होल्स होते हैं ना, जो विंडो होते हैं या फिर आप कह सकते हो कि जो डोर होते हैं उसको ट्राइकस्पिड वॉल एंड बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। और राइट वेंट्रिकल है, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है, सेमी लोनर वॉल्व, इसके नीचे भी चंद्रमा का जैसा शेप का एक बना होता है उसको हम बोलते हैं सेमी लोनर वॉल्व, एंड एक ऑर्टिक वॉल्व होता है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक जहाँ तक मैंने बताया वहाँ तक समझ में आया हो। देन हम ब्लड वेसल्स के बारे में कुछ देखते हैं कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 प्रकार की होती हैं, ये वेन होती है, आर्टरी होती हैं, कैपिलरी होती हैं। तो जो वेन है ना वो ब्लू कलर का होता है। सो बेसिकली आप अपने हाथों पे भी देख सकते हो, आप देख सकते हो नंदिनी। तो वेन देखो ब्लू कलर की होती हैं, और आर्टरी जो है ना वो रेड कलर की होती है, पूरी बॉडी में पाई जाती है। सो बेसिकली आपको समझ में आ गया हो। एंड आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं आर्टरी बता दूँ, रेड रेड होती है। अगर अपने आई को आप कभी देखो ना तो पूरे क्या दिखते हैं आपको, सखाई मतलब कि चेन स्ट्रक्चर होती है। सो उस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, आर्टरी बोल सकते हैं। ओके, और वो मेनली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है फंक्शंस, कि किसके कौन से फंक्शंस होते हैं। तो वेन का फंक्शन देखो आप,
वेन हमारे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, ओके। मतलब कि वेन हमारे ट्रांसपोर्टेशंस के टाइम पे जो CO2 वाला ब्लड है ना, उसको क्या करता है, कैरी करता है, इट मीन्स स्टोर करता है, ओके। एंड सेकंड आता है आपका फंक्शन ऑफ आर्टरी। आर्टरी का क्या फंक्शन होता है, आर्टरी जो करती है ना, वो प्योर ब्लड को कैरी करती है, इट मीन्स प्योर ब्लड को कैरी करती है, स्टोर करती है, सो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ओके। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अब हमारा आता है पल्मोनरी वेन, पूरे ब्लड को कैरी करती है। पल्मोनरी जो वेन होती है ना, क्या करती है, पूरे ब्लड को कैरी करती है। सो और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। सो बेसिकली आपको बिल्कुल सिंपल तरीके में लिखा गया हो। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, ओके। एंड नीचे आप देख सकते हो दिया है, सबसे बड़ी सीरा वेना कावा होती है एंड सबसे बड़ी धमनी अरोटा होती है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि हर बार आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं एंड बेसिकली ये इम्पोर्टेंट है और आ भी सकते हैं, तो एटलीस्ट आप मेन पॉइंट्स पे नोट करोगे। एंड जो थर्ड है वो है कैपिलरी। कैपिलरी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। जो कैपिलरी होती है वो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है, ओके। अरोटा प्योर ब्लड को कैरी करता है। फंक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, कैपिलरी है हमारे वेन और आर्टरी को कनेक्ट करके रखता है। सो बहुत इजी है, एटलीस्ट आपको यहाँ तक समझ में आया हो। हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को कैपिलरी पहुँचाता है, सो इजीली यहाँ तक भी समझ में आई हो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, सो आप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी एक डायग्राम बनाया गया। सो यहाँ पे ये डायग्राम इसलिए बनाया गया बिकॉज नेमिंग वही है, हर पार्ट्स का नेमिंग वही है, बट यहाँ पे न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन है, उसको इसमें क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया है। सो इम्प्योर ब्लड हर्ड सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा आता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, ओके। एंड हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक आ जाता है। सो ये मेन पॉइंट है एक तरीके से, ओके, एक तरीके से। सो ट्राइकस्पिड इम्प्योर ब्लड में चैम्बर्स में भेजता है, चैम्बर से चैम्बर में भेजता है। सो मैंने बेसिकली आपको पहले ही बताया, जो ट्राइकस्पिड वॉल है और बाइकस्पिड वॉल है, उनका ओनली फंक्शंस एक ही होता है। वो क्या होता है, वो डोर के जैसे वर्क करते हैं। जैसे ही ब्लड आया फर्स्ट चैम्बर में, उसको क्या करते हैं, वो डोर ओपन हो जाती है। जब वो फिल होती है तो वो ओपन हो जाती है, तो वो क्या होता है, नेक्स्ट चैम्बर में आ जाता है, ओके। एंड वैसे ही क्या होता है, बाइकस्पिड का भी फंक्शंस वही होता है। और पॉइंट्स में आप देख सकते हो, लंग्स का मेन वर्क प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है। सो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, बट कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, प्यूरिफिकेशन ही होता है, ओके। और ब्लड प्लस O2 होती है। एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है हार्ट और लंग्स को पल्मोनरी आर्टरी कनेक्ट करती है। सो बेसिक है बिल्कुल। हार्ट को क्या करती है, हार्ट और लंग्स को पल्मोनरी जो आर्टरी होती है ना, वो आपस में कनेक्ट करके रखती है, ओके। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पल्मोनरी का यूज लंग्स में होता है। सो जो लंग्स है ना, कभी भी आप देखना लंग्स की जगह पे पल्मोनरी का यूज़ किया जाता है, तो आप समझ जाना कि लंग्स के लिए ही ये क्या किया गया है, यूज़ किया गया, ओके। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, हिपेरिन वेंस में ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। जो हिपेरिन वेंस होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड क्लोटिंग को स्टॉप करती हैं, ओके। एंटी क्लोटिंग एजेंट है जो लीवर में बनता है। अब यहाँ पर देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वो क्या है, हिपेरिन वेन है, वो कहाँ बनती है, ब्लड क्लोटिंग को रोकता है, और ये एंटी क्लोटिंग एजेंट है जो कि लीवर में बनता है। सो हमारा जो लीवर है ना, एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। सो जो वहाँ पे क्या बनता है, हिपेरिन वेन में ब्लड क्लोटिंग को रोकता है और एंटी क्लोटिंग एजेंट बनते हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अब देखो यहाँ पे हमारा आता है प्लेटलेट्स। देखो, प्लेटलेट्स सॉलिड पार्ट है। प्लेटलेट्स को स्मॉलेस्ट ब्लड कार्पल्स होते हैं, ओके। क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट ब्लड कार्पल्स होते हैं। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स का देखो कि प्लेटलेट्स का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन से क्या वर्क करता है। सो उस चीज़ को हम देखेंगे।
तो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ओके। रक्त को थक्का जमने में क्या करता है, सहायता करता है। रक्त को क्या करता है, थक्का जमने में सहायता करता है। सो क्लॉटिंग फैक्टर, ओके। अब देखो प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब यहाँ पे नीचे देखो आरबीसी का जो लाइफ स्टेज होता है ना, वन वर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखना ध्यान से सुनना आप। आरबीसी का लाइफ साइकिल मतलब लाइफ स्टेज है ना, ओनली 120 डे होता है, ओके। और जो ये डेथ होती है ना वो स्प्लीन में होती है, ओके। एंड डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, जिसका लाइफ स्टेज 2 से 5 या 21 डे के लिए होता है। और प्लेट्स का लाइफ स्टेज 7 डे से लेके 1 वीक तक होता है। एंड मैंने आपको जहाँ तक पढ़ाया, आई होप कि आपको वहाँ तक समझ में आया हो, ओके। सो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट अभी तक यहीं तक रहने देते हैं, ओके। थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स इसमें और हैं जो कि हम कंटिन्यू कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लड की जो ओरिजिन उत्पत्ति है ना वो बोन मैरो में होती है। सो आई होप मैंने बताया होगा आपको पहले भी कि जो ब्लड है ना हमारे बॉडी में, जो ब्लड है उसका जो फॉर्मेशन होता है ना वो बोन मैरो होता है। बिकॉज बोन मैरो में क्यों होता है आपको पता है, बोन मैरो हमारी थाई, और ये जो बोन मैरो है ना वो थाई वाली हड्डी फीमर में ये बोन मैरो बनता है। सो बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और ब्लड का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में उन्हीं पार्ट्स में होता है जो हमारे बॉडी की सबसे लंबी बोन होती है। सो आपको समझ में आया हो। एंड यहाँ पे देखो ग्रेवयार्ड मतलब कि कब्रिस्तान हमने बताया। जितने भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी देखो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का डेथ ना लीवर में होता है, और प्लेटलेट्स का कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट ओके। एंड धन्यवाद दोस्तों।